गुड मॉर्निंग। जो लास्ट वाला टॉपिक था उसमें थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ, वो अपन देखते हैं, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। हाँ, कल क्या वो खत्म हो गया था डेट। हाँ, 7 में अपन देखेंगे लेसन नंबर 3 देखेंगे आज। उससे पहले थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है अपना लाइकेन वाला। वैसे एक बार अपन लाइकेन देख चुके हैं, पर फिर से देख लेते हैं। लेसन नंबर 3 है आपका पादप जगत, प्लांट किंगडम। पादप जगत बोल दो, वनस्पति जगत बोल दो। तो ये वाला टॉपिक आज अपन कंटिन्यू करेंगे, प्लांट किंगडम। इससे पहले थोड़ा सा अपन लाइकेन देख लेते हैं। कल अपन ने देखा था लाइकेन, 3-4 बार आ चुका, तो मेरे हिसाब से आपको लर्न होगा। लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध क्या होता है आपका? लाइकेन कहलाता है। शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध मतलब दोनों को फायदा होता है। लाइकेन को अपन कैसे देखेंगे? शैवाल प्लस कवक, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आपके लाइकेन का निर्माण करेंगे। ठीक है। अब देखो, जो लाइकेन में जो शैवाल वाला भाग होता है उसको बोलते हैं शैवालांश। ऐसा कुछ नाम है, मुझे एक बार एग्जैक्ट देख के बताती हूँ मैं। शैवांश, फाइकोपॉइंट और माइको। एक बार मैं देख के बताती हूँ आपको, हिंदी नहीं आ रही मुझे एग्जैक्ट। इसको बोलते हैं शैवाल के लिए यूज करते हैं अपन फाइको, और उसके लिए यूज करते हैं अपन एल्गी के लिए करते हैं आपके शैवालांश। ये जैसे आपका लाइकेन है, इसके लिए हिंदी टर्म है शैवालांश, मतलब शैवाल वाला भाग, शैवाल का अंश। तो लाइकेन में जो शैवाल वाला अंश होता है उसको शैवालांश बोलेंगे, और कवक वाले को माइकोपॉइंट। माइको, देखो शैवाल की अध्ययन होती है उसको क्या बोलते हैं? एल्गेलोलॉजी। अपन आगे देखेंगे, इसको बोलते हैं माइकोबायोलॉजी। तो ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है। अब क्या करेगा? लाइकेन पर अगर शॉर्ट नोट आता है तो आपको क्या, पहले तो लाइकेन के बारे में बताना पड़ेगा कि लाइकेन क्या है? शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध क्या होगा आपका? लाइकेन होगा। ठीक है। इस शैवाल वाले भाग को ये बोलेंगे, कवक वाले भाग को ये बोलेंगे। अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे को फायदा ही पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है। शैवाल क्या करेगा? कवक के लिए भोजन बनाएगा। देखो, अपनी अर्थ पे जो प्रकाश संश्लेषण होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेता है? आपका शैवाल। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेता है? आपका शैवाल। तो शैवाल क्या करेगा? कवक को भोजन प्रोवाइड करेगा, भोजन प्रदान करेगा। किससे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बनती है? आपका भोजन का निर्माण होता है। और जो कवक होगा, कवक क्या होते हैं? आपके अपघटक होते हैं। कवक क्या होते हैं? आपके अपघटक। तो शैवाल को जो खनिज लवण चाहिए, जो मिट्टी में खनिज लवण है, वो कौन प्रदान करेगा? आपका कवक। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फायदा पहुंचा रहे हैं, खनिज लवण प्रदान करेगा। मतलब साथ साथ रह रहे हैं, कुछ आवश्यकताएं कवक पूरी कर रहा है और कुछ शैवाल कर रहा है। और अपन ने पहले भी देखा था, लाइकेन वहीं ग्रो करते हैं, वहीं उगते हैं जहां वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो ये वायु प्रदूषण के क्या होते हैं? आपके सूचक होते हैं। वायु प्रदूषण के सूचक। सूचक से तात्पर्य आपको ये बता देंगे कि अगर किसी एरिया में लाइकेन उग रखा है तो मतलब उस एरिया में वायु प्रदूषण नहीं है, उस एरिया में वायु प्रदूषण नहीं है। अब
3 है पादप जगत। ठीक है, लेसन नंबर 3 है पादप जगत। उसको अपन डिटेल से देखेंगे। पादपों का एक मुख्य मुख्य लक्षण क्या होते हैं। अब एक चीज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मुझे उसका जवाब दोगे कि जो पादप जगत है उसको किस में रखा है। अपन ने 5 किंगडम स्कीम पढ़ी है, पंच जगत संकल्पना पढ़ी है, तो आप ये क्वेश्चन बताओगे कि जो पादप जगत है किस में आएगा, यूकेरियोटिक में आएगा या प्रोकैरियोटिक में आएगा। यह आपके लिए क्वेश्चन है कि पादप जगत को किस में रखा है, प्रोकैरियोटिक में या यूकेरियोटिक में। ये तो पता है पंच जगत संकल्पना में उसको प्लांटी में रखा है, पर आप इस बात का जवाब दोगे कि ये यूकेरियोटिक होते हैं या प्रोकैरियोटिक। तो अपन देखते हैं पादप जगत। ठीक है, सबसे पहले अगर पादप की बात की जाए, ठीक है, तो पादप जगत में पंच जगत संकल्पना में जो प्लांटी समूह था, जो प्लांटी था उसमें सब कौन आएंगे, आपके सारे पादप आ जाएंगे। प्लांटी पंच जगत संकल्पना में जो प्लांटी जगत था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। अपन मोनेरा देख चुके हैं, प्रोटिस्टा देख चुके हैं, फंजाई देख चुके हैं। अब किस में आ रहे हैं अपन, प्लांटी में। अब किस में आए अपन, प्लांटी में, यानी पादप जगत। तो प्लांटी में सारे कौन आएंगे, आपके पादप आएंगे। ठीक है, अब पादप की कौन कौन सी वैरायटी होती है, कौन कौन से पादप होते हैं, किसको अपन पादप मानेंगे, किसको जंतु जगत में ना रख के पादप जगत में रखा है, तो ये सारे अपन आज इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले अगर पादप है तो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। कोई भी पादप होगा तो क्या करेगा, वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, इसके अलावा उसकी कोशिका में क्या होगा, हरित लवक होगा, जिसको आप बोलते हो पर्णहरित पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा इसमें, पर्णहरित पाया जाएगा। तो ये 2 बेसिक क्या है आपके पादप। अगर कोई भी अपन किसी को भी पादप जगत में रखते हैं, किसी को भी पादप में मानते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा ही करेगा। उसमें हरित लवक होगा या क्या कह सकते हैं, पर्णहरित होगा। अब आपको पता है पर्णहरित कितने प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए होता है, इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं, सी होता है, डी होता है, ई होता है, फाइकोसाइनिन होता है, फाइकोजेंथिन होता है, फाइकोइरिथ्रिन होता है। ये सब अपन इसमें पढ़ेंगे आज जो चैप्टर है आपका पादप जगत। देखो पादप जगत अगर आप चारों ओर देखो तो पृथ्वी पे जीवों का जो अस्तित्व है वो किसकी वजह से है, पादपों की वजह से। अगर ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो भोजन नहीं बनेगा। भोजन नहीं बनेगा तो जो शाकाहारी जंतु है इन पे निर्भर है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। शाकाहारियों पे जो मांसाहारी निर्भर है वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अपन को क्या नहीं मिलेगी, प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, आपके ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑक्सीजन निकलेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो शायद भी पृथ्वी पे कोई जीव सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो पौधों के बिना, पादप जगत के बिना पृथ्वी की संकल्पना ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि प्राणवायु अपन तो ऑक्सीजन बना नहीं सकते। अपने अंदर कोई ऐसी कैपेसिटी है नहीं कि अपन ऑक्सीजन का निर्माण कर ले। तो पादपों के बिना पृथ्वी पे कुछ नहीं है। आप 10th में पढ़े होंगे पादपों के आर्थिक महत्व। पौधों से आपको लकड़ी मिल रही है, फल फूल मिल रहे हैं, औषधियाँ मिल रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको वायु मिल रही है, प्राण वायु मिल रही है। चलो औषधियाँ वगैरह तो फिर भी कैसे करके आदमी मैनेज कर सकता है, पर अगर क्या बिना ऑक्सीजन के रह सकते हो क्या, आप दम उठ के मर जाएगा। तो पादप जगत में जो आपका इम्पोर्टेंस है वो अपने शरीर में, जैसे फेफड़ों का महत्व है ना, वैसे ही पूरे अर्थ पे पादप जगत का महत्व है। तो अपन देखेंगे आप पादप जगत क्या होता है। अब देखो जो पादप जगत है उसमें एक प्लांटी अपन ने देख लिया पंच जगत संकल्पना के अनुसार, पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने पादपों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है। तो जो पादपों का वर्गीकरण है उसमें 3 तरह के वर्गीकरण पड़ेंगे अपन। कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण, और तीसरा है जाति वृत्तीय वर्गीकरण। ये अपन आज डिटेल से देखेंगे।
जो आपके टॉपिक में दे रखा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जो पादप जगत है उसमें पादपों को कृत्रिम रूप से वर्गीकृत किया गया, प्राकृतिक रूप से और जाति वृत्ति से। इसको बोलते हैं फाइलोजेनिक वर्गीकरण, जाति वृत्तीय। और वर्तमान में सबसे ज्यादा यही मान्य है, सबसे ज्यादा वर्तमान में यही मान्य। क्यों? क्योंकि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण, या सीक्वेंस से देखो तो कृत्रिम लिख रखा है तो कृत्रिम देख लो। तो जो कृत्रिम वर्गीकरण है उसमें क्या किया गया, कुछ लक्षण लिए गए, कुछ लक्षणों के आधार पर क्या किया गया, पादपों का वर्गीकरण किया गया। जैसे पुष्प का आकार कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, इसके अलावा फली का आकार कैसा है, या मतलब पौधा बाहर से कैसे दिख रहा है, कुछ लक्षणों के आधार पर परागकण कैसे है। तो जो प्राकृतिक वर्गीकरण है वो क्या किया गया, कुछ लक्षणों के आधार पर, या ये कह सकते हैं सीमित लक्षणों के आधार पर, सीमित लक्षणों के आधार पर किया गया। जैसे अपन 2-3 कैरेक्टर ले लेते हैं आधार पर, जैसे परागकण, परागकण कैसे हैं, गोल है, या उनका डिस्पर्जन वो किस तरफ से फटते हैं, बाहर की तरफ फट रहे हैं या अंदर की तरफ फट रहे हैं, या ये कह सकते हैं आपके जो वर्तिकाग्र है उसकी स्थिति कहाँ है। देखो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे वर्तिकाग्र होती है, ये क्या है आपकी वर्तिकाग्र। ये तो सब छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, यहाँ से क्या निकलते हैं ये देखो, याद आ रहा है क्या कुछ है? ऐसी सी कुछ संरचना होती है, यहाँ पे अंडाशय होता है, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो इनके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, मतलब सीमित लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया वो कैसा था आपका, कृत्रिम वर्गीकरण। इसके अलावा दूसरा है प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण में एक चीज ध्यान रखने वाली है कि प्राकृतिक वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया। दूसरा है आपका प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया, आकारिकी। ये वर्ड बार बार आया हुआ आपने, आकारिकी के आधार। कि जो भी पौधा है बाहर से कैसे दिख रहा है, उसके आकार की लक्षण कैसे हैं, पुष्प का रंग कैसा है, पुष्प की आकृति कैसी है। तो ये सारे लक्षण कौन से हो गए आपके, आकार की लक्षण। तो आकार के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया वो कौन सा वर्गीकरण था आपका, प्राकृतिक। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा दूंगी, इसलिए थोड़ा आपको ऐसा लगेगा नहीं, आपके वैसे डिटेल से नहीं दे रखा, थोड़ा सा दे रखा, इसमें वैज्ञानिकों के नाम है वो ध्यान रखिए। फिर है आपका जातिवृत्तीय वर्गीकरण। तीसरा कौन सा आपका, जातिवृत्तीय। तीसरा प्रकार है आपके जातिवृत्तीय फाइलोजेनिक, मतलब जीन की संरचना में कैसे परिवर्तन हुआ, पुराने जो पादप थे उनमें कैसे चेंज हुआ जिससे नए पादपों का विकास हुआ, या शैवालों में ऐसे क्या परिवर्तन हुआ जिससे क्या हुआ आपके, उससे उच्च कोटि के शैवाल विकसित हुए। तो ये वर्गीकरण किसका था, जातिवृत्तीय। इसमें दो वैज्ञानिक है, ओसवाल्ड और टिप्पो। ओसवाल्ड, टिप्पो, ये इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना, ओसवाल्ड, टिप्पो, तख्ताजान, तख्ताजान ये भी वैज्ञानिक का नाम है। इन दोनों के नाम महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक वर्गीकरण का कौन था, बेंथम और हुकर। ठीक है, तो जातिवृत्तीय का मतलब है फाइलोजेनिक करेक्टर, मतलब जो पुराने पादप थे, जो सबसे शुरुआत वाले पादप थे, उनमें धीरे धीरे कैसे परिवर्तन हुआ जिससे जो आधुनिक विकसित पादप है उनका विकास कैसे हुआ, वो इसमें आता है आपके जातिवृत्तीय वर्गीकरण में। और वर्तमान में यही ज्यादा मान्य। ठीक है, फिर देखते हैं आपके 3-4 शब्द आएंगे आपके,
उनको ध्यान से देखना है, उनका मतलब समझना है आपको। वर्गीकरण में एक आएगा संख्यात्मक, न्यूमेरिकल, मतलब जैसे आपने किसी पादप को कहीं से खोजा है तो संख्या के आधार पर अगर आप व्यवस्थित कर रहे हो उसको, जैसे इस एरिया में इसकी इतनी प्रजाति मिल गई, इतनी संख्या मिल गई, दूसरे एरिया में समशीतोष्ण प्रदेश में इसकी इतनी प्रजाति मिल गई, या इसकी ये नई प्रजाति मिली है, तो वो क्या होगी, संख्यात्मक के आधार पर। ये टर्म का ध्यान रखो आप बस, वैसे इसके बारे में कोई डिटेल से आपके नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका संख्यात्मक, ये किस में यूज आता है, आपके वर्गीकरण में काम आता है ये संख्यात्मक बायोलॉजी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जिसको बोलते हो आप। इसके अलावा एक शब्द और आएगा कि जो आप वर्गीकरण करते हो, वर्गीकरण अपन ने शुरू वाले चैप्टर में देखा था, सबसे पहले पौधों को या जंतुओं को जो भी मिल रहा है आप उसको पहचानोगे, आइडेंटिफाई करोगे, पहचान करोगे, फिर उसको क्या करोगे, अलग से वर्गीकृत करोगे, हाँ ये पादप है, ये जंतु। फिर उसका क्या करते थे अपन, नामकरण, किस पद्धति से, बायनोमल नोमेनक्लेचर से। तो एक आएगा कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो यानी केमिकल, टैक्सोनॉमी मतलब किसी केमिकल या रसायन, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है आपका, रसायन विज्ञान। तो कीमोटैक्सोनॉमी में क्या करेंगे, किसी केमिकल को लेके पौधे के कोई विशेष लक्षणों का आप अध्ययन कर रहे हो, जैसे पौधे गति करते हैं क्या गति, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पौधे गति करते हैं, जैसे माइमोसा प्यूडिका, छुई मुई, नाम सुना होगा छुई मुई का, उसकी पत्तियों को जैसे ही आप टच करते हो, उस जैसे ये छुई मुई है, इसकी पत्तियों को जैसे ही आपने टच किया तो इसकी पत्तियां कैसे हो जाएगी, आपकी सिमट जाएगी, ऐसे बिल्कुल पास में आ जाती है। वहाँ क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी है, थिग्मोटैक्सोनॉमी है, मतलब जैसे किसी ने टच किया और वो क्या करेगी, आपके कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगी। इसके अलावा सनफ्लावर, सूर्यमुखी का फूल, जैसे से आपका सूरज घूमता रहता है वो फूल घूमता रहता है, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। पौधों पे इसका अध्ययन देखेंगे अपन। 10th में देखा होगा कैस्मोग्राफ, जेसी बोस ने बताया था कैस्मोग्राफ, याद आ रहा है कुछ, उसमें उन्होंने पादपों की गति के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये है आपकी कीमोटैक्सोनॉमी, मतलब किसी रसायन का पादप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। एक होता है आपके कोल्चिसिन हार्मोन होता है, ठीक है। अगर इस हार्मोन को पादप में डाल दिया जाए तो उसमें जो समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है वो रुक जाता है। तो ये सारी चीजें अध्ययन किसमें करेंगे अपन, कीमोटैक्सोनॉमी। आप लोग सोचते हो कि पादप का जो पादप है या जो प्लांट है या जो प्लांट किंगडम है एनिमल किंगडम से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अपन पादपों में पढ़ेंगे जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जैसे आवर्तबीजी पादपों में पढ़ेंगे अपन, जिम्नोस्पर्म में। जो पादपों का जो विज्ञान है बड़ा इंटरेस्टिंग है और खूबसूरत भी है। कुछ पादप ऐसे मिलेंगे उनके बाहर से देख के आपको लगेगा नहीं ये पादप भी हो सकती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें क्यूरोसिटी होनी चाहिए। देखो कुछ केमिकल्स हैं उनका पादपों पे भी असर होता है, जंतुओं पे तो आज तक सुना था आपने कि जंतुओं पे असर हो रहा है, पर पादपों पे असर हो रहा है। तो इससे प्रूफ हो रहा है ना ये लिविंग पार्ट है। पादप और जंतुओं को अपन ने किस में रखा, सजीवों में। क्यों रखा, क्योंकि भी ये भी क्या कर रहे हैं, संवेदनाएं क्या कर रहे हैं आपके, उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब अपन देखेंगे शैवाल। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज चालू हो रही है। सबसे पहले देखते हैं जो पादप जगत है उनको अपन ने कैसे बांटा है। पादप जगत में कौन आएंगे, शैवाल। सबसे निम्न कोटि के जो पादप होते हैं वो शैवाल आएंगे। फिर आएंगे आपके ब्रायोफाइटा, ये नाम नए नहीं है, अगर आपने 9th ढंग से पढ़ी होगी तो ये सारे नाम थे, ब्रायोफाइटा। फिर आएगा आपका टेरिडोफाइटा,
फिर आएगा आपका जिम्नोस्पर्म, और फिर सबसे जो विकसित पादप है वो होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिसको बोलते हैं आवर्तबीजी, आवर्तबीजी पादप, इनको बोलते हैं अनावर्तबीजी। ये है आपका पादप जगत। तो पादप जगत में शैवाल आ जाएंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। शैवाल सबसे सिंपल प्रकार के हैं। इनको पादप जगत में क्यों रखा? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। कुछ शैवाल लाल कलर के होते हैं, कुछ हरे कलर के होते हैं, कुछ क्या होते हैं आपके येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये किस आधार पे इस कलर का होता है? इनमें उपस्थित पर्णहरित का प्रकार। अपन ने इस पहले चैप्टर में देखा था लाल तरंगे, कुछ याद आ रहा है क्या? रेड टाइड, लाल शैवाल की वजह से, तो वो शैवाल है, पादप है। ठीक है, तो अपन इन सबको डिटेल से देखेंगे, इनके भी अंदर स्टडी करेंगे। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, जैसे आपके क्लोरोफाइसी मतलब हरे शैवाल, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जैंथोफाइसी, ये सब अपन डिटेल से देखेंगे। तो जो शैवाल होते हैं सिंपल प्रकार के पादप होंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे और विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाएंगे। फिर चलते हैं ब्रायोफाइटा। अब यहाँ एक शब्द का उपयोग करूंगी मैं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा शैवाल क्या होंगे आपके? थैलोफाइटा होंगे। और ब्रायोफाइटा भी किसमें आते हैं आपके? थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा का मतलब होता है पादप शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता है। पादप शरीर जड़ तना व पत्ती में विभाजित नहीं होता है। थैलोफाइटा का मतलब है कि जिसका शरीर, उसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि इसमें जड़ें हैं, तना है और पत्ती है। अपन देखते हैं पादप होंगे जिनमें जड़ भी हो, तना भी हो और पत्ती हो, पर थैलोफाइटा में ये नहीं होते। थैलस लाइक शरीर होता है। आप लोगों ने काई देखी होगी, कई दिनों तक पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ काई जमी रहती है ऐसी ऐसी। काई क्या है आपके? शैवाल है। आपको लग रहा होगा काई भी कोई शैवाल हो सकता है, कि वो एक पादप है और सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण शैवालों के द्वारा ही किया जाता है। तो जो बड़े बड़े पौधे दिख रहे हैं ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पर जितनी प्रकाश संश्लेषण की जरूरत है वो उतनी पूरी नहीं कर पाते। तो शैवालों में और ब्रायोफाइटा में एक शब्द आएगा थैलोफाइटा। मतलब पूछा जाता है थैलोफाइटा का मतलब क्या? नहीं पूछा जाता तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्रायोफाइटा भी कैसे होंगे आपके? इनको देख के आप नहीं कह सकते कि ये पादप है। जैसे अब मैं क्या करती हूँ, एक एलगी बनाती हूँ, तो देखना आप लोग, ये एक एलगी की कॉलोनी है। कॉलोनी का मतलब बहुत सारी एलगी आपके इकट्ठी होकर रहेगी, ये एक एलगी की कॉलोनी है। इसके चारों ओर क्या होगा? म्यूकस का आवरण होगा। चारों ओर क्या होगा आपका? म्यूकस का आवरण। ये क्या आपके? एलगी है। ठीक है, ये एलगी है, इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगी? कॉलोनी होगी। तो कहीं से लग रहा है क्या ये पौधा है आपको? इसका शरीर कैसा है? थैले जैसा है। एक और बना लेती हूँ, ये एलगी है आपकी, लग रहा है ना कोई पत्ती हो। ठीक है, तो जो थैलोफाइटा के जो भी आपके पादप होंगे उनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता। अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार अपन ऐसा बेसिक देख लेते हैं कि हाँ थैलोफाइटा में या शैवाल में क्या होगा। फिर चलते हैं अपन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का एम्फीबिया कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ब्रायोफाइटा, देखो ब्रायोफाइटा को भी थैलोफाइटा ही कहेंगे क्योंकि इनका शरीर भी जड़ तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है। इनका शरीर भी जड़ तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता।
इन्हें पादप जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। इन्हें पादप जगत का उभयचर, जिसको आप बोलते हो, उभयचर कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्या ये वहां से जहां है ये उठ के पानी में चले जाएंगे? ऐसा तो होगा नहीं। ये क्या करेंगे, ये वहां उगेंगे जहां नमी हो। जहां नमी होगी या गीली को, जैसे लकड़ी गीली है वहां उग जाएंगे, या किसी दूसरे पादप पे उग जाएंगे, मतलब नमी वाले स्थानों पे उगेंगे। पर इनको जनन के लिए क्या चाहिए? आपका पानी चाहिए। तो इनके जो भी जूस्पोर होंगे या इनके जो लैंगिक भाग होंगे वो क्या करेंगे, गति करके कहाँ पहुंच जाएंगे? आपके पानी वाली जगह पहुंच जाएंगे। इसीलिए भाई एम्फीबिया में कौन आता है, उभयचर में कौन आता है? अपन मेंढक को मानते हैं, मेंढक पानी में भी रह लेता है और अर्थ पे भी रह लेता है, उसको कहते हैं अपन उभयचर या एम्फीबिया। तो इनको पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है कि ये जनन के लिए कहाँ चले जाते हैं? आपके पानी में चले जाते हैं। पूरा वो जो थैलोफाइटा वो उठ के नहीं जाएंगे, उनके जूस्पोर चले जाएंगे, उनके कोई बीजाणु है वो चले जाएंगे। तो ये था आपका ब्रायोफाइटा, ठीक है। ये भी थैलोफाइटा में आता, मतलब शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता। फिर चलते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या हुआ? आपके पादप जड़, तना और पत्ती में विभेदित हो गया। टेरिडोफाइटा में क्या हुआ? पादप जड़, तना और पत्ती में विभेदित हो गया। जो ब्रायोफाइटा थे उनमें एक, जैसे ये ब्रायोफाइटा है, इसमें एक ऐसी संरचना बनी जिसको किसके समतुल्य माना? जड़ के समतुल्य। पर इनको जड़ ना कह के क्या कहा? इनको जड़ ना कह के क्या कहा? जड़ के तुल्य कहा। मतलब जैसे अगर आप किसी को जड़ में सम्मिलित करते हो, कोई भी पौधा है उसकी जड़ है, तो उसमें क्या लक्षण होने चाहिए? जड़ में वो नीचे की तरफ वृद्धि करनी चाहिए, मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। एक शब्द सुनना, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, मतलब गुरुत्वाकर्षण की तरफ वृद्धि कर रही है, उसकी तरफ क्या आपकी? धनात्मक है। जड़ें कभी भी ऊपर की ओर वृद्धि नहीं करती। अपवाद तो मिलेंगे बेटा, क्योंकि साइंस का नाम ही क्या है आपका? अपवाद। साइंस में अपवाद मिलेंगे। मैंग्रोव पादप याद आ रहा है? न्यूमेटाफोर, वहां पे जड़ें क्या करती है? ऊपर की ओर ग्रो करती है, वो अपन बाद में देखेंगे। तो जो जड़ होगी वो क्या होगी? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, नीचे की ओर वृद्धि करेगी। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, मतलब किधर वृद्धि करेगी? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, मतलब ऊपर की ओर वृद्धि ऋणात्मक है। प्रकाश के अपोजिट साइड में क्या करेगी? आपकी वृद्धि करेगी। प्रकाश इधर है आपका, तो जड़ें किधर जा रही है? आपके नीचे की ओर। तो जो ये ब्रायोफाइटा में जड़ जैसी संरचना थी, इसको क्या कहा? राइजोइड्स। इनको क्या कहा? आपके राइजोइड्स। ये दिख रहे जड़ जैसी थी, पर इनमें ये लक्षण नहीं थे, इसलिए इनको जड़ नहीं माना। यहाँ से ये सिद्ध होता है कि पादपों का धीरे धीरे, भाई जो आपका शैवाल था उसमें कोई जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं था। जैसे ब्रायोफाइटा में आए, पूरा शरीर कैसा दिख रहा है? पत्ती जैसा, और जड़ों जैसी कोई संरचना विकसित हो रही है। इससे सिद्ध हो रहा है कि धीरे धीरे जो पादप है निम्न कोटि से कहाँ जा रहे हैं? आपके उच्च कोटि की ओर। धीरे धीरे कहाँ से जा रहे हैं? निम्न से उच्च कोटि। अब टेरिडोफाइटा में आए तो जड़, तना, पत्ती बन गए। पादप शरीर कैसा रहा? जड़, तना और पत्ती अलग अलग हो गई। फिर अपन जिम्नोस्पर्म में जा रहे हैं, जड़, तना, पत्ती भी है, पर इनमें बीज बनना स्टार्ट हो गए। पर बीज के चारों, इनको क्या बोलते हैं? अनावर्त बीजी। जैसे जो बीज होता है उसके बाहर जो आवरण होता है, इनमें आवरण नहीं था, सीड कोड नहीं था, ठीक है। तो इनमें सारे पादपों के लक्षण थे, पर बीज क्या थे? आपके ऊपर से कवर्ड नहीं थे, ढके हुए नहीं थे, इसलिए इनको क्या कहा अपन ने? अनावर्त बीजी।
फिर चलते हैं एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी, जिसमें आपके ये हायर कैटेगरी के पादप होते हैं, आम है, नीम है, पीपल है, या चना है, अरहर है, उड़द है, ये सारे किसमें आ गए आपके आवर्तबीजी। ये विकसित प्रकार के पादप है। इनको फिर से दो में बांटा अपन आवर्तबीजी को, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और दूसरा क्या हो गया आपका द्विबीजपत्री। ये सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन था। ये जो अपन ने देखा है पादप जगत का इंट्रोडक्शन था कि हाँ पादपों को ऐसे ऐसे आगे अपन ने वर्गीकृत किया है, कौन से में क्या लक्षण आएंगे। अब अपन एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा शैवाल, वो भी पादप है, क्यों रखा पादपों में। अब देखो मेरा इस क्लास का मतलब ये था कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि हाँ पादप जगत में ये रख सकते हैं, इस वजह से इनको रखा और ये कारण है। और इतने वर्गों में बांटा गया, यहाँ शैवाल है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर इनको फर्दर दो में डिवाइड किए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। मतलब इसमें एक बीजपत्र पाया जाएगा, जैसे गेहूं है, चावल है, ठीक है। द्विबीजपत्री मतलब उसके दो इक्वल पार्ट, जैसे जितनी भी दालें होती हैं उनके दो भाग कर सकते हो बीज के, तो वो किस में आ गया आपके द्विबीजपत्री। तो ये आपका पादप जगत का एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब अपन डिटेल से देखेंगे कि शैवाल है, उनके क्या लक्षण होते हैं, शैवाल में कौन कौन सी आगे की क्लासें हैं, ब्रायोफाइटा में अब बड़ा इंटरेस्ट है। अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि हाँ पादप जगत में कौन कौन आएंगे, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये एक बेसिक आइडिया था, बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।